इस पर रेडिकल ना, ये 3 बंद है ना। अब इस बंद पर ये मान लीजिए इस पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी तो कोई नहीं इधर जुड़ा हुआ है ना, यदि यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक एल्किल समूह, कितना है, एक एल्किल समूह है ना। एक बार तो ये देखो कार्बन यह है, इस पर कोई एल्किल समूह नहीं है, इसका मतलब सभी क्या है, हाइड्रोजन मान आखिर ना, सभी हाइड्रोजन। इसको क्या कहेंगे, मैथिल मुक्त मूलक, क्या कहेंगे, मैथिल मुक्त मूलक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आर ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है एक तो है ना, एक आर ग्रुप का मतलब यहाँ पर मैं मान लीजिए ले लेता हूँ क्या, CH3 है ना, एक CH3 ग्रुप ले लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, एक रेडिकल है ना। तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे, मान लीजिए एक बड़ा है ना, तो इसका स्थायित्व जैसे जितने एल्किल समूह बढ़ेंगे उतना ही अधिक स्थायित्व बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इस पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है था, इस पर ओनली क्या थे, हाइड्रोजन थे ना, तो इसका स्थायित्व है जो कम होगा बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पर एक एल्किल समूह आ गया ना, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसके बाद में यदि 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देते हाइड्रोजन के द्वारा है ना, मैथिल समूह के द्वारा, तो क्या होगा, ये देखिए रेडिकल है, ये CH3 है ना, ये भी CH3 है ना, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका स्थायित्व इससे अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके पास में 2 मैथिल ग्रुप आ गए, तो इसका स्थायित्व और भी अधिक होगा ना। अब मान लीजिए 3 आ जाए, तो ये कार्बन है, ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 है ना, ये रेडिकल है ना। देखो अब 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 का प्लस आई प्रभाव, तो प्लस आई प्रभाव ऐसे दर्शाते हैं ना, इस प्रकार से, अर्थात ये क्या दर्शा रहा है, प्लस आई प्रभाव है ना, ये क्या है, प्लस आई प्रभाव है ना, ये प्लस आई प्रभाव है, और ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, ये भी क्या दर्शा रहा है, प्लस आई प्रभाव, ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है ना। अब देखो इसके पास में तो है जो एक, इसके पास में 3 प्लस आई प्रभाव वाले हैं, इसके पास में 2 प्लस आई प्रभाव वाले हैं, तो इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा इसका है ना, इसका स्थायित्व अधिक होगा। इसका नाम क्या होगा भैया, तृतीयक कार्बन मुक्त मूलक, क्या कहेंगे इसको, तृतीय कार्बन, 3 डिग्री, कौन क्या है, 3 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप है कार्बन के साथ, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहेंगे है ना। ठीक है, तो इसका स्थायित्व क्या होगा, इसकी अपेक्षा, सॉरी इसका स्थायित्व है जो इसके अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, इसका स्थायित्व अधिक होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करा तो इसके पास 2 मैथिल मुक्त मूलक, 2 मैथिल समूह है, अर्थात 2 एल्किल समूह है, तो इसके पास में एक है, तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा स्थायित्व, इसका ज्यादा, ये कर दिया है ना। अब इन दोनों में से इसका ज्यादा, अर्थात जिसके पास में एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे तो इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ये क्या है, 1 डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री है ना। तो अब मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो उतार लेंगे ना, इसको मैं अभी उतरवा दूंगा फिर से ना, एक बार मैं लिख देता हूँ इधर थोड़ी इसकी, लिखेंगे एल्किल समूह, एल्किल समूह का एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव पड़ता है अतः किसी कार्बन मुक्त मूलक के साथ, कार्बन मुक्त मूलक के साथ जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, उसका स्थायित्व उतना ही
अधिक अधिक होगा। देखिए मैंने इसमें लिखा है एलपी समूह का फिलसाई प्रभाव होता है। एलपी समूह का फिलसाई प्रभाव होता है, अतः किसी कार्बन मुक्त मूलक के साथ जितने अधिक एलपी समूह जुड़े हुए होंगे उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, है ना। तो अब हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए ये हमारे पास में क्या, मान लीजिए मैथिल मुक्त मूलक, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, मैथिल मुक्त मूलक। क्या है ये, मैथिल मुक्त मूलक, मैथिल मुक्त मूलक, है ना। अब इसका स्थायित्व है ना, अब इसके बाद में आता है CH3, है ना, इधर CH2, है ना। इसको क्या कहेंगे, एथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक, है ना। अब इसके बाद में आता है क्या, अब आता है 2 डिग्री मुक्त मूलक, CH3, इधर कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है 2 डिग्री मुक्त मूलक। ये कौन सा है, 1 डिग्री, है ना। अब इसके बाद में आता है ब्यूटिल मुक्त मूलक, ये कार्बन, ये CH3, इस पर ये CH3, इधर ये CH3, तो ये कौन सा है, ब्यूटिल मुक्त मूलक, है ना। ब्यूटिल मुक्त मूलक, इसको 3 डिग्री, है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं ना। तो अब देखिए ऐसे मान लीजिए, तो हो गया मैथिल ले लिया हमने, ऐसे हम वो भी तो ले सकते हैं क्या, आर ग्रुप के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। वो करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, यही बहुत, इतना ही बहुत है ना, ये इसके लिए ज्यादा भी क्या है। तो ये हो जाता है भैया प्रेरण प्रभाव के द्वारा कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व ना। अब देखेंगे दूसरा है हमारे पास में अतिसंयुग्मन के द्वारा कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व, है ना। मत कर। देखिए कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वो है हमारे पास में क्या, अतिसंयुग्मन। देखिए क्या है, अतिसंयुग्मन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अतिसंयुग्मन किसे कहते हैं, देखिए अतिसंयुग्मन में भाग लेते हैं भैया बीटा हाइड्रोजन परमाणु, कौन से परमाणु भाग, बीटा हाइड्रोजन परमाणु, है ना। जिस कार्बन मुक्त मूलक के पास में जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसकी उतनी ही अधिक अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी, और जितनी ज्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी, उस कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास में लेते हैं हम मैथिल मुक्त मूलक, क्या लेते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन वो लिख देता हूँ इधर, है ना। देखिए कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है अतिसंयुग्मन। है ना। तो देखिए आगे लिखेंगे हम अतिसंयुग्मन में बीटा हाइड्रोजन एटम भाग लेते हैं जिस कार्बन परमाणु के साथ जिस कार्बन मुक्त
मूलक मुक्त मूलक के पास जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उसकी उतनी ही अधिक अति संयुग्मित संरचना बनती हैं और उसका स्थायित्व भी उतना ही और उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो यदि किसी कार्बन मुक्त मूलक के साथ जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसका स्थायित्व भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा और उसकी अतिसंयुग्मित संरचनाएं भी क्या है, उतनी ही अधिक होंगी। मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास में एक है क्या, फॉर एग्जांपल मैथिल मुक्त मूलक है, ये क्या है CH3। तो इसके पास में कोई बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है क्या, नहीं है, इसके पास में कोई बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई अतिसंयुग्मित संरचना नहीं बनेगी ना। अब दूसरा आता है एसिड मुक्त मूलक। देखिए ये कार्बन है, इसके पास में एक हाइड्रोजन और इसके बाद में इसके पास दो होंगे ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखो ये तो अल्फा कार्बन है, ये कौन सा है, इसके पास वाला बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन के साथ लगे जो हाइड्रोजन वो कैसे होंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो इसके पास में कितने बीटा हाइड्रोजन भैया, 3 बीटा हाइड्रोजन एटम है इसके पास में। अब 3 बीटा हाइड्रोजन एटम है तो इसकी भैया 4 अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी। कितनी संरचनाएं बनेंगी, 4 अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी। तो मैं पहले भैया इसकी अतिसंयुग्मित संरचना के बारे में बता देता हूँ ना। तो देखिए इसकी कौन कौन सी अतिसंयुग्मित संरचना होंगी वो मैं बता देता हूँ तुम्हें ना। देखिए ये कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन इधर, ये कार्बन ना, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये मुक्त मूलक। ठीक है, अब ये मुक्त मूलक है पहले से। अब इसके प्रभाव के द्वारा क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन परमाणु में समांश बंध विखंडन होता है। समांश बंध विखंडन होता है तो भैया ये बंध विखंडन समांश रूप से टूट जाता है, अर्थात यहाँ पर मुक्त मूलक और यहाँ पर मुक्त मूलक ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। इसकी जो अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH ना, अर्थात जो हाइड्रोजन जहाँ से टूटा है वहीं पर उसको अगले स्ट्रक्चर में दर्शा देते हैं मुक्त मूलक के रूप में। तो ये दर्शा दी है ना, तो ये तो होगी एक स्ट्रक्चर ना। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अब तो इसने भाग लिया इसने, अब दूसरी स्ट्रक्चर में ये भाग लेगा ना, ये वाला बीटा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे होगी इसकी, ये होगी। अर्थात दूसरे में ये बंध टूटेगा है ना, ये टूटेगा तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन छोटा यहाँ से बॉन्ड टूटा वो यहीं पर रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ना। अब तीसरी स्ट्रक्चर कैसे होगी, अब वो तीसरी स्ट्रक्चर होगी इसकी, सॉरी 3 तो स्ट्रक्चर बन चुकी है, चौथी स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी इसकी, वो होगी आपकी बात ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये एक के बाद एक तीनों ही बीटा हाइड्रोजन अतिसंयुग्म में भाग लेते जाते हैं। ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु अतिसंयुग्म में भाग लेता है तो ये टूटेगा ना, ये टूटेगा तो चौथी स्ट्रक्चर कैसी होगी भैया इसकी, ये होगी ऐसे, कार्बन, ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन ना, तो ये डबल बॉन्ड ना C और ये मुक्त, तो ये हो गई इसकी कितनी, 4 अतिसंयुग्मित संरचनाएं। देखिए जितने मान लीजिए 3 बीटा हाइड्रोजन है तो
तो उसकी अतिसंयुग्मित संरचना होगी कितनी, 4, अर्थात बीटा हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनती हैं। अब इसके पास में 3 बीटा हाइड्रोजन है तो कितनी स्ट्रक्चर होंगी इसकी, 4, कितनी है, 3 बीटा हाइड्रोजन है इसके पास में, तो कितनी होंगी, 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगी, कितनी होंगी, 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी बनेंगी, है ना। तो देखिए अब ये तो हो जाता है एथिल मुक्त मूलक। अब मैं बात करता हूँ ऐसे का हम इसकी मुक्त मूलक जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यदि बनानी है इस प्रकार से हम बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस कंपैरिजन करते हैं कार्बन मुक्त मूलक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा किस प्रकार जो स्थायित्व ग्रहण करता है और किस किस प्रकार प्रभाव उसका होता है। जितना अधिक बीटा हाइड्रोजन, मैंने बताया था जितना अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, उसकी अतिसंयुग्मित संरचनाएं भी क्या होंगी, उतनी ही अधिक होंगी। देखिएगा इधर ये हमारे पास में CH3 मुक्त मूलक अर्थात मैथिल मुक्त मूलक, और दूसरा था एथिल मुक्त मूलक, कौन सा था, एथिल, ये हाइड्रोजन, इधर CH2 ये मुक्त मूलक। इसके पास में कितने हैं, इसके पास में 0 बीटा हाइड्रोजन, है ना, बीटा हाइड्रोजन। तो इसकी कोई भी अतिसंयुग्मित संरचना नहीं बनेगी। अब इसके पास में कितने, 3 बीटा हाइड्रोजन है तो कितनी होंगी, 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी होंगी। कितनी स्ट्रक्चर होंगी इसकी, 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी होंगी। अब देखिए आगे, देखिए अब इसकी 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, आइसोप्रोपिल, है ना। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये कार्बन है ना, और इसके बाद में ये हाइड्रोजन, उसके बाद में ये कार्बन, उसके बाद में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे इसकी ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसके पास में कितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु हुए, 6, कितने हैं, 6 बीटा हाइड्रोजन। तो कितनी स्ट्रक्चर होंगी इसकी, 7, है ना। इसकी कितनी होंगी, 4। अब ऐसे ही तीसरा आता है हमारे पास में कौन सा, तृतीयक ब्यूटिल, है ना, कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल। तो C ना, इधर CH3, इधर CH3, इधर इसको थोड़ी घुमा के कर देता हूँ मैं, ये लो, ये CH3, इधर ये CH3 और इधर ये CH3, है ना। तो इसके पास में कितना बीटा हाइड्रोजन भैया, इसके पास में कितनी, 9 बीटा हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर कितनी, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी होंगी, 10। अर्थात इन चारों की स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन परमाणु इसके, तो और इसकी अतिसंयुग्मित संरचनाएं ज्यादा होंगी, तो इसकी स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा स्थायी होगी, उसके बाद में ये ज्यादा और उसके बाद में ये ज्यादा। ये हो जाता है भैया कार्बन मुक्त मूलक है उसकी स्टेबिलिटी का जो क्रम है ना। तो ये होता है हमारा आज की क्लास में कार्बन मुक्त मूलक और उसका स्थायित्व। देखिए बच्चों ये तो होता है हमारा आज का टॉपिक कार्बन मुक्त मूलक की जो संरचना उसका स्थायित्व के बारे में, है ना, कंप्लीट। देखिए हमने लास्ट क्लास में लास्ट डे भी एक वीडियो डाली थी ना। देखिए यदि हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो हम एक के बाद में एक वीडियो है ना डालते रहेंगे, सारे तो इसलिए उसको कंप्लीट कराएंगे एक के बाद एक, है ना। तो देखिए हमें जो रेस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि रेस्पॉन्स अच्छा ही होगा। लास्ट डे भी हमारी वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स था ना। तो देखिए यदि किसी को कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं है ना आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96 94 91 59 86, है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि इन पर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो मैं दूसरे नंबर दे रहा हूँ, वो है 76 89 0 94 478। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो इन पर है जो आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे इसमें है जो दूसरा ITI की भी क्लासेस चल रही है इसी ग्रुप में, है ना। वो क्या नाम से पाकरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर ITI की भी क्लासेस चल रही हैं, उसकी भी हम वीडियो डाल रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे चलता रहेगा, हो सकता है मैं जो फिजिक्स की भी वीडियो डाल दें ना। अभी धीरे धीरे देखते हैं सिस्टम। तो आज की क्लास में मेरा इतना ही, है ना। प्लीज
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी को धन्यवाद।